आपने ये भी देखा होगा जब हम मेंटल हेल्थ शब्द का बात करते हैं, वो मेंटल शब्द सुन के ही लोग बहुत ज़्यादा ऐसे जी। हो जाते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं पागल नहीं हूँ या आई एम नॉट क्रेजी. सो बेसिकली लोगों को ये समझना होगा कि ये टर्मिनोलॉजीज वैलिड नहीं है. कोई पागल नहीं होता है. डू यू थिंक डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो मेंटल हेल्थ के बारे में फिर आप इतना नहीं सोचते, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो? डिस्ट्रैक्शन इज वन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. फादर फिगर हैं, वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना खाना खुद से ले रहे हैं, अपना पानी खुद से ले रहे हैं, प्लेट रख रहे हैं, तो वो बॉय गर्ल चाइल्ड भी वो चीज करेगा. 2 साल का बच्चा भी गाली देता है तो सब स्माइल करते हैं. उसने कहाँ से सुनी? गट इश्यूज रिप्रेजेंट ये करता है कि अगर मुझे फिजिकल दिक्कत है तो मुझे सुना जाएगा, मुझे सीरियसली लिया जाएगा. मदर का एक बहुत ज़्यादा इमोशनल लेबर ऐसा बोला जाता है, वो अपने साथ लेके चलती हैं. एंड फादर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंट होते हैं. बॉयज आर टॉट दैट यू शुड नॉट बी एक्सप्रेसिव. हम तो अपने बच्चों को भाई मार के रखते हैं, हम तो उनको रफ एंड टफ बनाते हैं. हम तो मतलब जब तक उनको मार नहीं खाएंगे तब तक वो सीखेंगे कैसे? You cannot discipline your child by hitting your child. पिछले कुछ सालों के कॉन्टेक्स्ट में मार नहीं चलेगी. It would not work. Right now in today's context, it doesn't work. क्या बच्चों को मारना गलत है? इन एवरी सेंस. आज के कॉन्टेक्स्ट का बच्चे के लिए ये नॉर्मल नहीं है. मदर एंड फादर दोनों मिलके उस बच्चे के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं कि वो ओपनली उस बारे में बात करे? I see 12-13-year-old knowing what is anxiety, what is depression, what is trauma. Dr. Dipali, do you think that mental health is still a taboo in Indian households? And अगर ऐसा है तो क्यों है? See, definitely mental health अभी भी टैबू है. और इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं. जैसे हमारे बड़े जो हैं वो ये टर्मिनोलॉजीज़ नहीं जानते, अवेयरनेस नहीं है, दे आर इग्नोरेंट बिकॉज तब ये वाले टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं था, लोगों को पता नहीं था ये सब क्या होता है. सो ऑब्वियसली जो आप जानते नहीं हो वो आप देख भी नहीं पाते. सो टैबू ये इसलिए भी है क्योंकि जब कोई बोलता है कि उसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उसको लेजीनेस लिया जाता है या ड्रामा लिया जाता है या ऐसा सोचा जाता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. बिकॉज आपको स्ट्रांग रहना है और लाइफ में दिक्कतें आएंगी और आप उनको हैंडल करते जाएंगे और हैंडल करना ही आपका काम है, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हो? वो एक सोच है जो सालों से चलती आ रही है और वो सोच में परिवर्तन आ रहा है, बट बहुत धीरे धीरे आ रहा है. सो बट स्टिल काफ़ी सारे घरों में ये आज भी टैबू है और आज भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करा जाता है दैट समबडी इज गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ कंसर्न. जब आपने ये भी देखा होगा जब हम मेंटल हेल्थ शब्द का बात करते हैं, वो मेंटल सब शब्द सुन के ही लोग बहुत ज़्यादा ऐसे जी. हो जाते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं पागल नहीं हूँ या आई एम नॉट क्रेजी. सो बेसिकली लोगों को ये समझना होगा कि ये टर्मिनोलॉजीज वैलिड नहीं है. कोई पागल नहीं होता है. ये टर्म्स जा चुके हैं. मतलब पहले ये गलत तरह से यूज़ करे जाते थे, पर आज भी आप घरों में देखेंगे कि किसी पे गुस्सा आ रहा होता है या किसी की बात अजीब लग रही होती है तो उसको बोल दिया जाता है तू पागल है क्या. बहुत ही लेमैन टर्म्स में चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत ही लूजली बोली जाती हैं. करेक्ट. और उनका इम्पैक्ट नहीं समझा जाता है. बट कोई पागल नहीं होता है. दीज आर साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. सम आर डिसऑर्डर्स एंड सम आर डे टू डे स्ट्रेसर्स जिनसे लोग डील नहीं कर पाते हैं और उनके लिए रास्ते होते हैं डील करने कि वो कैसे सीखें कि डील कैसे करना है. हाँ, मतलब अगर क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ों की वजह से ही यूथ जो है आजकल का डर रहा है अपने पेरेंट्स को बताने से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताने से? ग्रैंड पेरेंट्स तो चलो दूर की बात, यूथ तो आजकल अपने पेरेंट्स को ही नहीं बता पाता कि देखिए हर बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स के बिहेवियर्स को पढ़ता है, इवैल्यूएट करता है कि मेरे पेरेंट्स का किस चीज़ को लेकर क्या ओपिनियन है. जैसे आप जिस तरह के शोज़ देखते हो उन शोज़ को लेके आपके पेरेंट्स का क्या परसेप्शन है. सो आपके पेरेंट्स जो टिप्पणी करते हैं या जो बोलते हैं आपके शोज़ को लेकर, उससे आपको पता चल जाता है कि आपके पेरेंट्स को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद. शोज एज इन जो आजकल टीवी में Exactly, any kind of show. Or suppose if you go back home and tell that okay, your friend has a girlfriend or a boyfriend. आपके पेरेंट कैसे रिएक्ट करते हैं. यहाँ से आपको ये पता चलने लग जाता है कि उनके साथ क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है. अभी आई हैड दिस 15-year-old गर्ल who is going through panic attacks, has panic disorder.
एग्ज़ाम्स के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्रेंड्स रिलेटेड इश्यूज भी हैं, बॉडी इमेज कंसर्न्स भी हैं. सो शी सेड कि मैं 2-3 साल से आई एम गोइंग थ्रू दिस, बट माई मदर अंडरस्टूड दिस when my mother had a panic attack last year because there was some family situation which my mother was not able to handle. सो जब मेरी मदर को एंग्जाइटी होनी शुरू हुई तब उनको पता चला कि एंग्जाइटी क्या होती है, और तब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाना शुरू करा. उससे पहले जब मैं उनको बोलती थी कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बेचैनी हो रही है, तो वो समझ ही नहीं पाती थी. उनको लगता था मत सोच, रिलैक्स कर, ज़्यादा टेंशन मत ले, तेरे माइंड का ही सब कुछ है, ऑल ऑफ दैट. सो क्या होता है कि अवेयरनेस क्योंकि है नहीं, और जब कोई इंसान उस चीज़ से गुजरता है तब उसको पता चलता है क्या होता है, और ये भी पता चलता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं कर रहे हो खुद को ये. जैसे अभी आपने कहा कि मदर ने बोला कि तेरे दिमाग में है सब कुछ, तू एग्जैक्टली. इतना मत सोच. डू यू थिंक, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो मेंटल हेल्थ के बारे में फिर आप इतना नहीं सोचते, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो. क्या ऐसा सच में होता है जब हम डिस्ट्रैक्ट? डिस्ट्रैक्शन इज वन टेक्निक. Distraction is not the only technique. So you are saying that it actually works? In some cases. Okay. So in certain therapies, distraction techniques are explained to the client to be used, but not in every case. हर टाइम वो चीज़ नहीं हो सकती है. प्लस इट डिपेंड्स व्हाट डिसऑर्डर द इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसर एन इंडिविजुअल इज गोइंग थ्रू. उस बेस पर ही वर्क करा जाता है. सो डिस्ट्रैक्शन इज वन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. द होलिस्टिक पार्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके. कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स में देखते हैं कि उनका पेरेंटिंग स्टाइल, लाइक कोई पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर बात पे टोकते रहते हैं. राइट, करेक्ट. अलग अलग तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल है. तो क्या आपको लगता है कि इन तरीकों की वजह से भी बच्चे या जो यूथ है आजकल का, वो ओपन नहीं हो पा रहे अपने पेरेंट्स से? सी, जो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है, वहाँ बच्चों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेसिव सिम्टम्स होने का रिस्क रहता है. जो बैलेंस्ड पेरेंटिंग स्टाइल है, जहाँ पे आप डिसिप्लिन भी कर रहे हैं, आप फर्मनेस भी कर रहे हैं, आप एट द सेम टाइम एम्पैथी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग के लिए चॉइसेस दे रहे हैं, आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच है, वहाँ बच्चे ज़्यादा बेटर कोप कर पाते हैं स्ट्रेसेस के साथ, ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं. सो डेफिनेटली, बिकॉज हमारी सारी कंडीशनिंग बचपन से होती है. बचपन से अगर मैं एक करेक्टिव एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत टोका गया है, बहुत क्रिटिसाइज़ करा गया है, उसका इम्पैक्ट मुझ पर होगा. बिकॉज अगर मुझे बार बार ये बोला जा रहा है ऐसे मत करो, ये क्यों किया, तुम्हें नहीं आता, तुम मत बताओ, हम बताएंगे, वो बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता. कॉन्फिडेंस इश्यूज़ रहते हैं, डिसीजन मेकिंग इश्यूज़ तो डेफिनेटली रहते ही हैं, और कंफ्यूज रहना, ये करूँ या ये करूँ, गलत कर दिया तो नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, नो आई एम नॉट गुड इनफ. सो ग्रेजुअली आपका बिलीफ सिस्टम आपके बचपन से बनता जाता है, चाहे वो करेक्शन स्कूल सिस्टम से हुई हो, ट्यूशन से हुई हो, पीयर ग्रुप से हुई हो, पेरेंट्स से हुई हो, केयर गिवर से हुई हो, तो उसका एक इम्पैक्ट तो आता ही है. एंड डेफिनेटली बायोलॉजी हैज़ अ रोल. वी कैन नॉट नेग्लेक्ट बायोसाइकोसोशल मॉडल. व्हेन आई से बायोलॉजी, a lot of disorders are because of the biological factors. जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ है, वो जेनेटिक होता है. है. हाँ. ऐसे ही काफ़ी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज are because of the biological factors. Okay. Genetically. So if someone's parent, one of the parent or maternal, paternal, grandparent or any side of the family, someone has anxiety spectrum or clinical depression, a history of substance, anything, the probability of having it in the child increases. So biology plus psychological factors plus social factors. It is a combination of all of that. बट जैसे अभी आपने बोला कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रह ही जाता है जी. जब भी हम कुछ भी फील करते हैं, तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं जेनेटिकली होने के, या फिर निगलेक्ट हो जाता है कि अगर किसी ने पहले फेस नहीं किया किसी ने फैमिली में, तो फिर वो निगलेक्ट किया जाता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने बोला उसको ट्यूशन ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग बुली करते थे, ठीक है. अब अगर उसकी फैमिली में पहले किसी ने बुली सहन करा है तो उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा भी होता है? या फिर अगर उसकी फैमिली में किसी ने ऐसा बुली देखा ही नहीं है तो उस पर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा? नहीं, वो डिपेंड करता है चाइल्ड की कोपिंग कैसी है.
बच्चे की कोपिंग कैसी है। जैसे आप बहुत कॉमनली देखेंगे कि सपोज किसी बच्चे की सॉरी, सपोज किसी बच्चे की मदर लेजर्ड से डरती है और वो ऐसे करती है, या सपोज किसी बच्चे का पेरेंट बार बार बोलता है कि मुझे गैस बन रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, स्ट्रेस होने पे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, नहीं मुझसे तो खाया नहीं जाएगा, नहीं अब तो मैं बहुत स्ट्रेस हूँ। आप देखेंगे वो 6-7 साल का बच्चा जो ऑब्जर्व करेगा, विच इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो वो भी स्ट्रेस के टाइम पे बोलेगा हेडेक हो रहा है, गैस बन रही है, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं हो नहीं पाएगा। So we observe also and we learn, and we observe our primary caregivers and we learn from there. And so बच्चे सोमेटाइज करते हैं अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, बॉडी में प्रेजेंट करते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में प्रेजेंट करते हैं। सो अगर उनके घर में ऐसा किसी को है तो वो उनमें आने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जिन बच्चों के पेरेंट्स सपोज फादर फिगर हैं, वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना खाना खुद से ले रहे हैं, अपना पानी खुद से ले रहे हैं, प्लेट रख रहे हैं, तो वो बॉय गर्ल चाइल्ड भी वो चीज़ करेगा, क्योंकि वो हम मॉडलिंग कर रहे हैं, हम उसको दिखा रहे हैं कि देखो ये सबका काम है। तो बच्चा वहाँ से सीखेगा और वो ऑटोमेटिकली दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द child's system, and the child will start doing that. Okay. So what we do, जैसे आप 2 साल के बच्चे को भी देखेंगे ना, 2 साल का बच्चा भी गाली देता है तो सब स्माइल करते हैं, उसने कहाँ से सुनी, कहीं से तो उसने सुनी, तो वहाँ से उसका लर्निंग हुआ और अब वो दे रहा है। पर जब वो 6-7 साल का होगा और स्कूल सेटअप में देगा तो आप उसको मना करोगे, बट पहले आप हंस रहे थे। सो बच्चों पे हमारे बिहेवियर्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली बहुत होता है। तो इट्स बेटर कि हम शुरू से ही एक शुरू से एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब शुरू से ही हम अपने आप पर काम करें, बच्चों पर काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाउ वी हैंडल स्ट्रेस इम्पैक्ट्स और डिटरमाइंस हाउ आवर चाइल्ड विल हैंडल स्ट्रेस। करेक्ट। अभी कुछ देर पहले हमारा बात हुआ स्ट्रेस और गट से रिलेटेड। डू यू ऑल्सो थिंक गट और ब्रेन कनेक्टेड है? यस, सम पीपल आर स्टमक रिएक्टर्स। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पर उनको बहुत स्ट्रेस होता है और काफ़ी बच्चों को लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, बर्निंग सेंसेशंस, बर्पिंग, बैक टू बैक बर्पिंग जो रुक ही नहीं रही है। आपने सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, ऑल फिजिकल इन्वेस्टिगेशंस, चाहे वो कोई भी फिजिकल इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, चाहे वो एडल्ट है चाहे वो चाइल्ड है, आपने इन्वेस्टिगेशंस करा लिए एंड द गैस्ट्रो डॉक्टर इज टेलिंग यू दैट उनको कुछ फिजिकल नहीं है, कोई फिजिकल इशू नहीं है, इट इज़ साइकोलॉजिकल। सो एट टाइम्स वी प्रेजेंट psychological pain through physical symptoms, and stomach related issues, gut issues are very common because gut issues, I'll repeat again, because gut issues represent ये करता है कि अगर मुझे physical दिक्कत है तो मुझे सुना जाएगा, मुझे सीरियसली लिया जाएगा। अगर मैं वैसे बोलूँगा कि मेरा मन नहीं है तो मुझे सुना नहीं जाएगा। एंड इट इज़ नॉट बाय चॉइस, इट इज़ अ ट्रू डिस्कम्फर्ट that the individual is having. So a lot of physicians, a lot of gastro doctors do refer cases to clinical psychologists when there is nothing physical in the body, but it is psychological, because mind and body are interconnected. Correct. Anything that happens to the body will impact the mind and vice versa. Okay. तो जैसे अभी हम पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, मदर एंड फादर। मदर का एक बहुत ज़्यादा इमोशनल लेबर ऐसे बोला जाता है, वो अपने साथ लेके चलती हैं। एंड फादर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंट होते हैं उस चीज़ से लेके। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे का? बच्चे को डेफिनेटली दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। पर अगर हम इसको पहले समझने की कोशिश करें, सो फीमेल का कंडीशनिंग है दैट यू नो शी हैज़ टू बी मोर एम्पैथेटिक, मोर नर्चरेंट एज अ चाइल्ड ऑल्सो, एंड एज अ बॉय, बॉयज आर टॉट that you should not be expressive or you should not say that you're vulnerable या आपको रोना आ रहा है, राइट। सो एक तो वो कंडीशनिंग है। और क्या होता है कि बॉयज़ की साइलेंस को बहुत बार मिसअंडरस्टैंड करा जाता है, सो उनके स्ट्रगल्स को देखा नहीं जाता है बिकॉज
वो बोल नहीं रहे. आप देखेंगे most of the boys or men don't express a lot, and their silence is seen as indifference or ego. So not all the time it is ego. A lot of times it is that they don't know how to express it. So a lot of like women, it is usually seen that they are verbally beautifully expressive. Men are not that expressive. Because at times like जैसे मैं काफ़ी सारे I deal with many male clients and they say कि मैम पता ही नहीं इस सिचुएशन में क्या बोलना है, मैम मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ जब वो इतना बोल रही है मुझे. So I just don't get to understand what to say. So I don't know how to express emotion. तो जैसे आप अभी बता रहे हैं, ये आपको लगता है कि ये जो मेन वाली चीज़ है, ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी तक ही सीमित है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट इज वर्ल्ड वाइड, और बाहर भी ऐसे ही लोगों का कहना है कि मेन कांट क्राई एंड मेन डोंट हैव टू बी सो वल्नरेबल, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं? See, बाहर भी ऐसा ही है. ओके. बिकॉज जो फिनेंशियल लोड है या जो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज ऑन मेन. सो वो इमोशनल वाला जो एरिया है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं. करेक्ट. क्योंकि ये एक अनसेट रूल है. जैसे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हैं या इंडियंस जो बाहर रहते हैं, वो ये कहते हैं मैम ये एक बहुत ही अनसेट अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरा ही रोल है. शी कैन चूज टू टेक अ ब्रेक, शी कैन चूज टू डू एन ईजी जॉब, शी कैन चूज टू लीव. आई कैन नॉट, बिकॉज सोसाइटी विल ऑल्सो आस्क मी कि आप क्या कर रहे हो 6 महीने से घर पर. दे मे नॉट आस्क हर. So that directly comes on my worth, because my worth is defined by if I'm working or not. तो वर्क. And definitely, और काफ़ी सारे लोगों में आप ये देखेंगे कि काफ़ी सारे कपल्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है चाइल्ड को बड़ा करने को लेकर भी, जहाँ पे वो ये वाला एस्पेक्ट समझते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि मदर पर कितना बर्डन आ रहा है. Obviously, if the father is less involved, the burden will be more on More the on the mother mother. figure, है ना? So वो she has to sacrifice and that she has to do everything. It is her role only to do everything. वो भी एक बहुत unsaid सी बात है. But lately, there are changes. When I have couples, then they say that we are pregnant. So she would not say that I am pregnant. They would say that we are pregnant. Then obviously he बट wants आई to. थिंक ये रिसेंट टाइम्स की वजह ये से रिसेंट टाइम्स में हो रहा है, ये हाँ, चेंज आ रहा है दैट दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दी स्टडीज एंड व्हाट इज हैपनिंग, एंड दे वांट टू गो टू दी स्कूल फंक्शंस टू सी हाउ देयर चाइल्ड इज डूइंग. दे आर मोर एक्सप्रेसिव, दे आर पार्टिसिपेटिंग. And so now the new fathers are more motivated to participate and to experience that. Correct. So I had females who just had given birth to the child, and because the child would not sleep the whole night, so he would also remain awake with her, help her to feed the child. They both would watch movies together. So the process of doing things together makes things easy for both the partners at that time. So she is not doing things all alone कि मैं ही जग रही हूँ, मैं ही फीड कर रही हूँ, आप सो रहे हो. सो दोनों लोग कभी कभी एक कॉल लेते हैं कि हम साथ में इन्वॉल्व होते हैं, हम साथ में एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं. और लोग अब ज़्यादा एक्सपीरियंशियल रिलेशनशिप्स चाहते भी हैं. नाउ दे डोंट वांट मैरिजेस वेयर दे आर जस्ट वर्किंग किचन, having just certain relationships and children. They want to experience everything together. They want to have a quality. And that mindset is coming up now. So it is more experiential, which is good for the baby also. करेक्ट. गोइंग लिटिल बैक, जब आजकल तो आई डोंट नो, इतना नहीं देखा मैंने, बट पहले ऐसा बोलते थे ना कि हम तो अपने बच्चों को भाई मार के रखते हैं, हम तो उनको रफ एंड टफ बनाते हैं, हम तो मतलब जब तक उनको मार नहीं खाएंगे तब तक वो सीखेंगे कैसे, ऐसा पहले बोला जाता था, राइट? क्या आपको लगता है मारने से एक बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब होती है या नहीं? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ खराब होती है. और आपको ये देखना है कि हर जो भी चीज़ है वो हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं चलेगी. आज के कॉन्टेक्स्ट में या पिछले कुछ सालों के कॉन्टेक्स्ट में मार नहीं चलेगी. इट वुड नॉट वर्क. So I had this
mother who booked the session with me for her son. The son did not take the session, who is 15. She took the session. So she said कि 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को बहुत मारा है. तब से मेरे बेटे का व्यवहार हमारी तरफ बहुत बदल गया है, बहुत विड्रॉन हो गया है, बात नहीं करता, उससे कुछ पूछो तो चिड़चिड़ा होकर जवाब देता है, हमारे साथ डिनर नहीं करता, हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बहुत डिस्टेंट हो गया उस एक हिटिंग एपिसोड के बाद. अब हो सकता है कि कोई चीज़ जो मेरे लिए नॉर्मल हो आपके लिए वो ट्रॉमा हो सकती है. सो राइट नाउ इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इट डजंट वर्क बिकॉज punishment is not discipline. You cannot discipline your child by hitting your child. जैसे अभी एक बच्चा आया मेरे पास इन 8th ग्रेड, उसने कहा मैम मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझ पे तो बेल्ट का ही असर होता है. सो इस तरह का व्यवहार, आप इसका मतलब आप कंट्रोल चाह रहे हो. करेक्ट. बेसिकली आप किसी की लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो ताकि आप रिलीव्ड रह सको. सो एंग्शियस पेरेंट्स अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं करते हैं बच्चे, वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं. चाहे वो वर्बली अब्यूजिव हो जाएंगे, चाहे वो गलत भाषा यूज़ करेंगे, चाहे वो हिट करेंगे, या वो बाथरूम में बंद कर देंगे, कोई भी तरीका यूज़ करेंगे, या फ़ोन स्नैच कर लेंगे. जो भी चीज़ आपके बच्चे को प्यारी है आपने वो ले ली, या आपने उसको थ्रेट कर दिया हॉस्टल में डाल देंगे, हॉस्टल में डाल दूँ. So that kind of a thing. It doesn't work like that. You know, children need hearing. They need a non-judgmental approach. They need compassion. They need that we treat them with respect. They need that if we have done a mistake, we apologize to them. They need respect. So जैसे I had this 5-year-old who said that मैम मेरी मम्मा दूसरे बच्चों के सामने क्यों मुझे डांटती हैं, अकेले में नहीं बोल सकती. 5-year-old today. Then another 5-6-year-old said to me कि मैम मेरी मम्मा हर बात पापा को क्यों बताती है, अपने तक क्यों नहीं रखती. So they also have their confidential things that they share with one parent and do not want that to go out to masi, mami and other people. Correct. And that matters. Now that you have said that no, you should not hit your child or something like that, I want to ask you, तो क्या बच्चों को मारना गलत है in every sense? Every sense मतलब कि थोड़ा सा भी अगर आपने डांट में भी थोड़ा सा भी मार दिया, और थोड़ा सा डांटने के बाद भी मार दिया, और सबक सिखाने के लिए भी मार दिया, हर चीज में गलत ही है उसको. बच्चे वो गलत है क्योंकि बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं, पर बच्चे को क्या लग रहा है. द चाइल्ड्स परसेप्शन रियली इज इम्पोर्टेंट. और अभी का बच्चा, आज के कॉन्टेक्स्ट का बच्चे के लिए ये नॉर्मल नहीं है, ये नहीं लिया जाएगा. आज के बच्चे तो सीधा बोल देते हैं दैट अगर मैं बाहर होता तो मैं पुलिस बुला लेता. दे आर क्लियर दैट यू कैन नॉट डू दिस. और आज का बच्चा अगर सो इफ आई एम इन स्ट्रेस आई विल डू 2 things, either I will internalize or I will externalize. So some children with hitting, they internalize, they withdraw, they become quiet, they stop eating, they stop talking, they stop involving. Then there are other children who externalize, who become aggressive, rebellious, who react उसी टाइम पर. तो काफ़ी बच्चे हैं जो अगर आपने उनको मारा है तो वो आपको वापस मारेंगे. ओके. आपका हाथ मोड़ देंगे. आप उनको पुश कर रहे हो, वो आपको पुश कर देंगे. सो इफ़ यू आर पुशिंग अ 17-18-year-old बॉय, तो वो आपको वापस पुश वो रिफ्लेक्स हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको लगता है गुस्सा आए तो मारो. हाँ. क्योंकि गुस्से का मतलब है तेज बोलो, चिल्लाओ, किसी को गलत बोलो. बिकॉज लर्निंग, वही वाली पहले वाली बात, लर्निंग घर से ही हो गई ना कि गुस्से में हाथ उठाना चाहिए, तो वो भी उठाएगा. और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको घर में मार पड़ती है, वो बाहर जाके स्कूल में बच्चों पे अपना गुस्सा डिस्प्लेस करते हैं. तो अगर मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो मैं कहीं तो निकालूंगा ना. तो हिटिंग तो किसी भी फॉर्म में हेल्प नहीं करे आज के टाइम में. पहले भी नहीं करता था. बट आप ये सोचिए कि चलो थोड़ा बहुत लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि क्योंकि वो छोटा है तो हम ये कर सकते हैं उसके साथ. पर वो छोटा है, पर क्या वो ये लेने के लिए रेडी है? नहीं. करेक्ट. सो वी हैव टू सी इट फ्रॉम द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. तो एक पेरेंट अपने मदर एंड फादर दोनों मिलके उस बच्चे के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं कि वो ओपनली उस बारे में बात करे, ओपनली अपना डे शेयर करे, एंड ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड, दिस इज़ समथिंग दैट डिड नॉट फील गुड अबाउट, आई हैड वेरी मच फन टुडे. क्योंकि आजकल आपने देखा होगा दैट इमोशन हैज़ बिकम वेरी लेस.
पहले तो चलो, फिर हमारे टाइम पे हम जाते थे अपने मॉम डैड को बैठा कर, अच्छा मम्मा पूछती है बेटा क्या हुआ आज स्कूल में, पूरा बताते थे। बट आजकल तो चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। तो वो कैसे पेरेंट्स कर सकते हैं कि दे आर एंगेज्ड विद देमसेल्व्स? सो आई थिंक इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स एक तो ये समझें कि इमोशंस के बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है। हम्म। आप किसी के इमोशंस को डिसमिस नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि आज मैं सैड हूँ बिकॉज माई फ्रेंड डिड नॉट कम टू द स्कूल और टू द कॉलेज, यू कैन नॉट से कि फालतू की बात है। सो हम्म। बेसिकली वैलिडेशन, children, adults, all of us need validation. We need reassurance. We need that someone validates our emotions. If I'm saying that I'm sad, then I'm not dismissed, I'm heard. So listening by not interrupting, हम्म। listening by not seeing your phone, distraction free listening, not judging the child no हम्म। matter what opinion the child has. Just because आप एक तरफ चाह रहे हो कि वो आपसे शेयर करे, तो शेयर तो कोई आपके साथ तभी करेगा जब वो आपके साथ सेफ फील करेगा। हम्म। सेफ फील तब करेगा जब उसको पता है कि आप उसको नाप नहीं रहे हो, आप उसको जज नहीं कर रहे हो, उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो। ऑल्सो इंक्रीजिंग योर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। हम्म। If you are aware, then obviously you will be able to empathize with what your child is saying to you. Role modeling, expressing how was your day. So काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा मुझसे शेयर नहीं करता। हम्म। आप कुछ कुछ शेयर करो, आज मैं यहाँ गई, आज ये मीटिंग हुई, आज इसमें ये बात हुई, जो शेयर करने लायक चीज़ें हैं। सो आप ये देखेंगे दैट इफ़ यू विल टेल योर चाइल्ड आई हैड अ हार्ड डे बिकॉज मीटिंग अच्छी नहीं गई या प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, तो आज मुझे ऐसा लगा, योर चाइल्ड विल ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग। शेयरिंग बैक। यूजुअली हम बच्चों से ऐसे बात करते हैं कि अच्छा बताओ आज क्या हुआ, अच्छा हाँ। खाना खा लिया, अच्छा ट्यूशन टाइम क्या है, अच्छा और कुछ। हम्म। बहुत ही मैकेनिकल टॉक है, उसमें हम्म। कुछ टच ही नहीं है। और बच्चे जो शेयर करते हैं वो ऐसे शेयर नहीं करते हैं। बच्चे तब शेयर करते हैं जब वो शेयर करना चाहते हैं, यूजुअली प्ले के टाइम पर। सो 20 minutes ऑफ प्ले एवरी डे, चाहे लूडो, कैरम बोर्ड, स्क्रैबल, बैडमिंटन, एनीथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर यू और योर कॉन्टेक्स्ट। सो दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड 20 minute एडवाइस। play really helps. Having a tech free zone, हम्म। गोइंग एंड जस्ट एक आइसक्रीम खा के आ गए, उसमें आप जो चल के गए या आप जो ड्राइव करके गए, वो टाइम जस्ट आप दोनों का टाइम है। हम्म। दैट इज़ विदाउट एनी फोन और एनी लैपटॉप। बिकॉज यूजुअली अब जो फैमिलीज टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो टीवी देख कर रहे हैं। मूवी देख लिया, एग्जैक्टली। पीएस खेल या लिया। या अलग अपने अपने कमरों में कर रहे हैं। सो बेसिकली अब क्या है ना, बच्चों को लेकर डेफिनेटली प्यार बहुत और ज़्यादा हो गया है, हम्म। पर सामान वाला प्यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। इट इज़ मोर मटेरियल थिंग यस। कि आप मुझे ये दिला दो, ये ले ले, ये दिला देंगे, नंबर आ जाएंगे, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, लेस ऑफ इमोशनल टाइम। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मेरा लेटने का मन कर रहा है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, काफ़ी सारे बच्चों में आप ये देखेंगे कि वो अपने रूम को बंद करके बस लेटना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, लाइट्स ऑफ एंड एवरीथिंग। And our children at the same time are evaluating our responses. How are we talking about them to the other people? How are we talking about their mental health? पता नहीं उदास सी पड़ी रहती है, this kind of a language. एंड आपके बच्चे ने सुना है वो, तो उसको ये ऑलरेडी उसने फिर ये एज्यूम कर लिया कि आप समझते ही नहीं हो कि वो कि क्या चल रहा है उसके अंदर। चाहे आपके लिए वो छोटी चीज़ है, पर उसके लिए अगर वो बड़ी चीज़ है तो वो वैलिडेशन चाहेगी दैट येस आई अंडरस्टैंड दैट आप इफ़ यू आर लाइंग डाउन सैड, देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। Because if you want the child to get up and do something for herself or himself, then for that there has to be first compassion, some patience, non-judgment, then the child would listen and start some action. करेक्ट। तो हमने समझ लिया कि पेरेंट्स को थोड़ा बहुत इमोशन समझना चाहिए। उनसे शेयर करना करना चाहते हैं तो पहले अपने बारे में उनको कुछ बताना चाहिए, Exactly. तब जाके बच्चे शेयर और करेंगे। non-judgmental और होना नॉन बहुत है, जजमेंटल होना बहुत चाहिए। important है। वेरी। Having so being their emotional coach, obviously you cannot be a therapist because आपका emotion जुड़ा हुआ है, but आप ये तो सुन के कह सकते हो ना कि हाँ चलो समझते हैं कि तुम्हें ठीक नहीं लगा। जैसे पेरेंट्स एकदम से बोल देते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर वर्ड्स दैट तेरे दोस्त ही खराब हैं, तेरे साथ तो यही होना था। दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, यू आर जस्ट ब्रशिंग ऑफ समबडी एंड देन द चाइल्ड स्टॉप शेयरिंग, क्योंकि उसको पता होता है कि अब क्या रिस्पॉन्स आएगा। आज मैं ये बताऊंगी घर जाके तो क्या बोलेंगी मम्मा या पापा, तो बताना ही नहीं, क्योंकि हमें पहले वाले एक्सपीरियंसेस याद याद रहते रह हैं। जाते हैं। करेक्ट। सो वी हैव टू बी माइंडफुल। देन वी डबल चेक कि हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि शेयर करें या ना करें,
बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा क्लास में 2 बच्चों को भी लाइक करता है, या किसी का हैंड होल्ड करना चाहता है, या आज स्कूल नहीं जाना चाहता, या आज स्कूल में किसी को हिट करके आ गया है, कुछ गलत करके आ गया, तो आके आपको बता सके। आपको जब इन्फॉर्मेशन स्कूल से मिल रही है, आपको आपका बच्चा बता ही नहीं पा रहा, आप सोचिए कितना डिस्टेंस है, करेक्ट। वो आपसे शेयर ही नहीं कर पा रहा है। सो शेयरिंग तो इम्पॉर्टेंट है। आई शुड बी फ्री विद यू व्हेन आई एम सिटिंग विद यू। दैट इज ट्रू फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स। ओके। और एक कॉन्टेक्स्ट है बच्चों के मामले में, कंपैरिजंस। पेरेंट्स बहुत कंपेयर करने लगे हैं नेबर्स के साथ, सिबलिंग्स के या साथ, सोशल मीडिया क्लासमेट, पर। सोशल मीडिया पर। उसके आपको लगता है उससे भी मेंटल हेल्थ खराब होता है, उससे कंपैरिजन से? उससे सभी का मेंटल हेल्थ खराब होता है, क्योंकि पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं तो कहीं तो निकालेंगे, वेंट आउट कहीं पे तो करेंगे। हम्म। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे आपको सब दिख रहा है, किसका बच्चा क्या कर रहा है, कौन कितना प्रोग्रेस कर चुका है, कौन हम्म। कहाँ है और आप कहाँ पर हैं, और आपने ज़्यादा रिसोर्सेज दिए तब भी कुछ नहीं हो पाया, और आप अपने इश्यूज से जूझ नहीं पाते हैं तो आपको वेंटिंग करनी होती है। वेंटिंग के लिए अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप बच्चे के सामने वेंट आउट करते हैं, उसने ऐसा कर लिया, वो यहाँ पहुँच गया, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तू पढ़ता क्यों नहीं। सो अगर आप खुद की एंग्जाइटी उसमें डिस्प्लेस करोगे तो सभी का मेंटल हेल्थ खराब हो गया ना। योर चाइल्ड इज नॉट योर थेरेपिस्ट, योर चाइल्ड इज योर चाइल्ड, सो योर इमोशनल baggage cannot be handled by your child. That means if you are getting influenced or impacted by comparisons, by comparing your child with, or your parenting with someone else's parenting, or someone's father's parenting by your spouse's parenting style, सो दैट वुड नॉट हेल्प। क्योंकि आप जैसे ही किसी का एग्जाम्पल दोगे, सामने वाला पर्सन तो बोलेगा अच्छा आपने फिर से नाम ले लिया ना किसी का, अच्छा आपको मैं ठीक नहीं लगता ना, हम्म। हो गया खत्म। तो फिर पेरेंटिंग कैसे हुई वो ठीक? कंपैरिजन से तो डैमेज ही होगा। करेक्ट। Why do you think older generations still resist therapy or counseling and they don't want to talk about mental health? Because वो सब ये सोचते हैं ये सब बेकार की बात है, हमको करना ही नहीं है इस बारे में बात। सी उन्होंने इसको ना डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करा हुआ है अपने माइंड में। हम्म। सो बेसिकली इंडियन हाउस होल्ड्स में हाउ वी सी मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्ट्रगल्स और इमोशनल वेलनेस, it gets influenced a lot by our thought processes, our belief systems, and all of that. How I see anxiety is influenced by the beliefs or experiences that I had. जैसे मूवीज हमें शेप करती हैं, हमारे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हमें शेप करते हैं, ऐसे ही जितने भी वो लोग हैं, काफ़ी लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी लोग कल्चरल बिलीफ सिस्टम से एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी लोग कुछ गलत कर्मा से इसको लिंक करते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए ये हो गया। तो ऑब्वियसली वो रिजिडिटी इसलिए भी है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये सब है क्या। जब जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप उसको उस नज़र से देख ही नहीं पाओगे ना। आपने जिस नज़र से अपने पेरेंट्स से सुना है आप उसी को जनरेशन बाय जनरेशन्स लेते आएंगे। जैसे जिसके घर में दिक्कत है वो तो सब करेगा, वो पूजा भी करेंगे, वो कीर्तन भी करेंगे, वो टेम्पल भी जाएंगे, वो सारी रिलीजियस चीज़ें करेंगे बिकॉज वो चीज़ों को ठीक चाहते हैं। सो यू नो द अदर डे आई हैड दिस मदर हु सेड कि वो अपने बच्चे का नाम बदलवा रही हैं, उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम चेंज करवाया बिकॉज शी वेंट टू समबडी एंड दे सेड कि आप एस्ट्रोलॉजी। नाम बदल दो, तो सब ठीक होने का चांस है। सो शी हैज़ बीन रनिंग अराउंड फॉर द सेम। Does it work? Astrology and सो सी everything? वी डोंट स्टॉप पीपल Okay. बिकॉज बिलीफ सिस्टम है किसी का, और अगर उनको लगता है कि ये उनके लिए वर्क करेगा तो वी डोंट स्टॉप पीपल। बट ऑब्वियसली साइंटिफिकली वो जो डायग्नोज हुआ है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, कि बच्चे को ये एक दिक्कत है, बच्चा एक दिक्कत से गुजर रहा है इसलिए वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उससे हो नहीं पा रहा है। सो काफ़ी बार क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों से जब डिस्कशंस करते हैं तो उतने आइडियाज़ और सजेशंस आपके पास आते हैं, और लोगों को नहीं पता कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, ऑटिज्म, Unaware. डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होता क्या है। जैसे फिजिकल
डिजीजेस हैं वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन सब के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज दिए हैं। करेक्ट, हाँ। है ना, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी ने एक टर्म बना दी, पर ये अभी पता नहीं है, ये मेट्रो सिटीज में स्टिल अवेयरनेस मैंने है। आपको बोला था ना, जब मैं इनफैक्ट इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने भी जाती हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडिया, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली चीज़ें अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, इसीलिए ही अभी तक इतना बड़ा हाँ, टैबू है। तो वो आप सोचिए वो चलता ही आ रहा है एक थॉट, और उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि मेरे पास 65 ईयर ओल्ड कपल भी आ चुका है फॉर मैरिज काउंसलिंग। मेरे पास 85 ईयर ओल्ड फीमेल आ चुकी हैं हु वाज डीलिंग विद एंजाइटी। उनके बेटे को अवेयरनेस थी, सो वो अपनी मदर को लेकर आए ट्रीटमेंट के लिए। उनकी मदर का साइकेट्रिक मेडिसिन भी चला और थेरेपी भी हुआ। सो in spite of being 85, she was open to understand certain things, what it is, how she can try to work on that, what steps can she take. So ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ ज़ीरो है। सो वो एज ग्रुप में, उस एज ग्रुप में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अवेयर हैं, और कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, या उनके बच्चे उन्हें लेकर आते हैं। सो अवेयरनेस ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बट डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा ग्रुप वो है जो अवेयर नहीं है, जो जानता ही नहीं है, जानना चाहता भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने थॉट प्रोसेस में एक बड़ा चेंज लेकर आना पड़ेगा कि नहीं, अब इस चीज़ को ऐसे नहीं देखना है, अब इस चीज़ को ऐसे देखना है। अब आपका आउटलुक ही आपको पूरा बदलना पड़ेगा। करेक्ट। वो आसान नहीं है ना। प्लस आप किसी स्ट्रेंजर के पास जाके कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू ओपन अप टू someone about your private things and to trust that person कि वो चीज़ें वो प्राइवेट रखेंगे। हाँ। वो ट्रस्ट, वो रैपो फॉर्म होने में इट टेक्स few sessions. Okay. How many sessions do you feel are compulsory for a person to get comfortable with your psychiatrist or psychologist? So almost 4 to 5 sessions it takes. Okay. The initial 1 to 2 sessions we are still building rapport. The third, so a lot of clients open up and share very important things in the 6th session or the 8th session later. जैसे मैंने आपको अपना प्रोफेशन जो बताया वो गलत बताया था मैम फर्स्ट सेशन में, मैं एक्चुअली में ये करता, ऐसे भी करते हैं लोग। तो आप एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप छुप कर आते हो, आप बताना नहीं चाहते हो, आपको लगता है आपको जज करा जाएगा, लोगों को लगेगा कि ऐसा भी क्या हो गया। सो आप लोगों के सामने अपना वो वाला साइड दिखाना ही नहीं चाहते हो। आप देखेंगे ना कि हम किसी से पूछते हैं आप कैसे हो, वो बोलते हैं आप हम ठीक हैं। हाँ। पर हम ठीक नहीं होते हैं, फिर भी हम ये बोल रहे होते हैं क्योंकि हम अपना वो वाला साइड छुपा के रखना चाहते हैं। एंड विद मेन दिस इज मोर कॉमन, यू नो, फॉर देम टू एक्सप्रेस एंड टॉक अबाउट थिंग्स। जैसे कि अभी आपने बताया कि बदलाव आ रहा है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, बट लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल वही हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। डू यू थिंक एक्चुअली जेनजी अब थोड़े से बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया के, उसमें भी उनके ऊपर अवेयरनेस बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे जाके दे आर टॉकिंग मोर अबाउट मेंटल हेल्थ? एंड डू यू ऑल्सो फील, जैसे अभी आपने केस बताया कि वो अपने सन उनको लेके आए 85 ईयर ओल्ड वुमेन को, तो ऐसे केसेस आप एक रेगुलर बेसिस पे देखती हैं? ऐसे केसेस बहुत रेगुलर हैं, और डेफिनेटली जेनजी इज चेंजिंग द होल थिंग। जेनजी from a very young age I see 12-13 year old knowing what is anxiety, what is depression, what is trauma. They know things. They come and tell me that my friend has gone to a therapist. I am also coming for therapy. I had to struggle hard to convince my mother कि मुझे लेके चलो आप किसी के पास। So मेरे पास बच्चे आते हैं जो अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं कि आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, आप बाहर बैठोगे मैं अंदर जाऊंगा या जाऊंगी। A 13-14 year old. So they tell their parents that I am not feeling okay. I want to go and talk. I'm having more aggression these days. I want to go and talk to somebody. So उनके parents बोलते हैं कि हमसे ही बात कर लो, हम counseling कर देंगे, that kind of a thing. But they do that. And the best part that I usually see in Gen Z is that lately the 18-year-old, the 20-21-year-old have sent their parents to me for marriage counseling. कि पापा आप एक बार जाके बात तो करो,
आप एक बार किसी के साथ ओपन अप तो हो. सो अ 48-year-old father comes to me because his daughter said that आप एक बार जाओ, मिलो, डिस्कस करो. सो दोनों पेरेंट्स को पता चलता है दैट हु इज़ अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ पैनिक अटैक. वो वहाँ से उनको एजुकेट करा जाता है. सो रिसेंटली आई हैड दिस कपल जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल था फादर का, तो उनकी डॉटर ने ही भेजा मदर को कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाओ, आप बात करो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप जाओ, आप डिस्कस करो, क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका फंक्शनैलिटी ठीक नहीं है. सो 18-19 year old daughter had sent the mother. Oh, very And nice. if the mother doesn't want to come for the sessions, then convincing the mother again and again. So that is happening, that that you're more open, that you want to talk about it, that you want to spread awareness. तो आपको ये देखना है कि आप एक नया पर्सपेक्टिव भी सुने. वो Correct. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक वो जो एक वेव आ रहा है लेटली मेंटल हेल्थ में, उसमें जेंजी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि वो खुद के लिए ओपन है तो वो पीयर ग्रुप के लिए भी ओपन है. और ये एक्चुअली जितनी ओपननेस होगी उतना, जैसे हम किसी को फीवर है, हम उसको जज नहीं कर रहे हैं. वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन's पेन. In the same manner, if somebody is going through a mental health issue, then we are empathizing with that person. We are not just saying कि इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी क्या हो गया, ओवर रिएक्ट कर रहे हो. So we are empathizing with that person. And I think वो वहीं से word of mouth से जो हो रहा है around Gen Z, वहीं से वो awareness ज़्यादा बढ़ रहा है. Correct. What do you have to say to those people who still think ये सब बेकार की बात है, नहीं करना चाहिए, इनमें फंसना ही नहीं चाहिए, अपना दिमाग खराब करोगे, साथ पे दूसरों का भी करोगे. किस में नहीं फंसना चाहिए? मेंटल हेल्थ में ये सब थेरेपी में नहीं फंसना चाहिए, ये सब बातें बकवास होती हैं, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा. ऑल दीज थिंग्स, व्हाट डू यू हैव टू से टू दोज पीपल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए. Just because मैंने कुछ सुन लिया doesn't make it a fact. So there is a difference between opinion and fact. So I have to understand that if somebody is saying something like this, it is just that person's opinion. Their convincing opinion doesn't make their opinion a fact. Opinion is only a thought or a perspective. So authentic resources से ये समझना ज़रूरी है कि क्या है mental health, mental disorders क्या है, क्यों होते हैं, किसने बनाए हैं ये, किसने इन डिसऑर्डर्स को नाम दिया है या इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया. सो डेफिनेटली देर इज अ साइंटिफिक बेस बिहाइंड what is whatever disorder. So I think one has to go through the authentic resources, speak to the authentic people about gaining information, and then reach out. क्योंकि कोई हमें कह देगा कि इससे कुछ नहीं होगा, तो उसने तो हमको कह दिया, पर उससे हमारी जिंदगी के सालों साल खराब हो जाएंगे. क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स जीरो. आई हैव सीन people not going to a therapist for 10-12 years and suffering from clinical depression, and their potential was here and they were performing here. और जिन लोगों का मेंटल हेल्थ अच्छा भी है, वो लोग भी जाते हैं थेरेपिस्ट के पास अपने पोटेंशियल को और बेटर करने के लिए. सो पोटेंशियल इज नॉट जस्ट योर वर्क, पोटेंशियल इज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू लिव, ओवरऑल पीस दैट यू एक्सपीरियंस. सो आई थिंक आप ज़्यादा सॉर्टेड होते जाते हो, आप ज़्यादा सेटल होते जाते हो अपने साथ, अपने अंदर के क्योस के साथ. So reach out to authentic people and authentic resources, and then take a call, and take a call from person who is more aware scientifically. Okay. क्योंकि आपकी लाइफ है ये. So आप उसको ऐसे ही किसी एक जस्ट बोल दिया किसी ने लूजली, आप उस बात को सीरियसली लेके एक मेजर डिसीजन नहीं ले सकते. इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर समबडी. Correct. And what do you have to say for young people who actually want to have a conversation with their parents, and vice versa? What do you have to say to parents who want to have a conversation, mental health conversation with their children, and how can they maintain that environment so that their children open up to them? See, for parents, I think, again, I will repeat that for parents, it is important that you provide them a safe environment. You provide them a congenial home environment. मेरे घर में शोर कम होगा,
तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा फ्री रह पाऊंगी। जैसे काफ़ी घरों में झगड़े, नेगेटिव एनवायरनमेंट, एक टाइटनेस सी रहती है माहौल में, जिसमें लोग फ्रीली नहीं रह पाते हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स को अपने मसले आराम से सॉल्व करने चाहिए, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीके ढूंढने चाहिए, अपने स्ट्रेसर्स को खुद संभालने की कोशिश करनी चाहिए और रीच आउट करना चाहिए टू न्यूट्रल पीपल, शेयर विद न्यूट्रल पीपल. Also, do not judge your child. Try to change with evolving times. Now, when the times are changing, I cannot have the old thought process. It will not work now. जैसे आपने कहा ना hitting, it will not work. आपने सुनाते रहो उसको, बोलते रहो उसको, मोटिवेट करते रहो, वो मोटिवेट ही नहीं हो रहा. सो आई हैड अ 8th ग्रेड स्टूडेंट, उसकी मम्मी ने मुझे बोला मैम मैं इसको बहुत मोटिवेट करती हूँ. एंड द चाइल्ड सेड टू मी कि मैम आप बस मेरी मम्मा को बोलो कि थोड़ा कम बोला करें. The child was not seeing motivation in whatever the mother was saying. So आपको ये भी देखना है कि आप जो बोल रहे हो वो वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा. What is the child's perception? So and listening, not interrupting, taking time to respond. अगर आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसी समय मत बोलिए, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए. लेट मी थिंक, बाय टाइम. And then whatever you have to say, think about the cost of that, the consequence of what you have to say to the child. Correct. So I think that should help. For children, I always say one thing, that the intent of your parent is never wrong. उनका तरीका गलत हो सकता है, बट उनका इंटेंट हमेशा आपके लिए अच्छा होता है. सो मुझे लगता है अगर आप इंटेंट पर ट्रस्ट करते हो तो आप अपनी बात सुनाने के लिए या उन्हें कहने के लिए आप उनको अगर उनको नहीं समझ आता लिसनिंग क्या होता है, उनको नहीं समझ आता डिप्रेशन एंजाइटी क्या होता है, तो आप उनको ऑथेंटिक रिसोर्सेज एक तो दे सकते हो कि यहाँ से पढ़ो समझो. दूसरा, आप उनको स्कूल काउंसलर या कॉलेज काउंसलर से मिलवा सकते हो, वो भी एजुकेट कर सकते हैं अगर वो बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है. तीसरा, आप उनको ये कम्युनिकेट कर सकते हो कि आज आप सिर्फ मुझे सुनो, आज आप मुझे कोई सजेशन इनपुट मत दो, मैं चाहता हूँ कि आप जस्ट मुझसे सुनो. जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपना फ़ोन ज़्यादा यूज़ ना करें तो आप उनको बोलो कि आप अपना फ़ोन यूज़ मत करो, रात के 10-15 मिनट मुझे आपके साथ चाहिए. सो जो आप उनसे चाहते हो आप उन्हें बताओ. पेरेंट्स गेस नहीं कर सकते. अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन थिंक कि ये तो इन्हें खुद से पता होना चाहिए ना, ये तो इन्हें खुद से समझना चाहिए ना कि मैं क्या फील कर रहा हूँ. नहीं समझ आता. सो बहुत बार आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अगर उन्हें बताएंगे तो वो समझेंगे, लेट समझेंगे पर समझेंगे. So I think be direct in whatever you say. Respect them. And tell them that no matter what age I am in, I would need same respect. काफ़ी बच्चे बात भी नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और वो दोनों ही साइड में फिर assumptions बनते रहते हैं. So I think assumptions ना बने उसके लिए important ये है कि clarity principle use करा जाए, clear communication. Okay. So, before ending this, I have a small segment for you. I will give you some statements. आपको बताना है according to you क्या वो truth है या वो myth है. ठीक है? ठीक है. पहला है good academic performance means the child is mentally healthy. Truth or myth? Myth. Myth. Why? क्योंकि अगर उसका मतलब बच्चा तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब तो उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है. पर वो बच्चे को ओवरऑल डिफाइन नहीं करता ना. बहुत अच्छे हाई परफॉर्मर्स हैं 90% above who are dealing with anxiety. So high performer is another group which is suffering because they have to fulfill their own expectations from themselves, the teachers' expectations and the parents' expectations and the expectations of the neighbors and the relatives and extended family. So वो एक अलग ही pressure चल रहा होता है. Like I have lot of cases of children and adults going through psychogenic vomiting. Okay. Where उनका कल एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड है, और उनको बैक टू बैक प्यूकिंग हो रही है क्योंकि उनको एंजाइटी हो रही है कि मैं फर्स्ट 5 में नहीं रही तो, मैं टॉप 2 में नहीं रही तो, मेरी फ्रेंड का मुझसे आगे हो गया तो, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो पैनिक अटैक्स में बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं. बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत बच्चे नंब हो जाते हैं, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं. सो अच्छा परसेंटेज तो आ ही रहा है, बट मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड इन मेनी केसेस. Okay. Next is love and marriage automatically solve mental health problems. Myth or a truth? It's a myth.
Okay. Next is medication for mental health is addictive and should always be avoided. Myth. This I strongly would say because I have seen major changes in people after taking medicine, positive changes. अगर हम मॉडरेट टू सीवियर मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ साइकेट्रिक इंटरवेंशन प्लस साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन लेना चाहिए. ये लेटली बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है दैट द मेडिसिन्स आर एडिक्टिव एंड दे डू नॉट हेल्प, इन फैक्ट डू डैमेज. सो एवरी डॉक्टर, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हों चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट हों, वो कोई भी मेडिसिन किसी को भी देने से पहले उसका प्रॉस एंड कॉन्स तो चेक चेक करेंगे ना. करते हैं. प्लस यू आर गोइंग टू अ एमडी साइकेट्रिस्ट, वो क्यों आपको ऐसी कोई दवाई देगा. एडिक्टिव दवाइयाँ वो हैं जो आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे लेते हैं. आपका डॉक्टर आपको मेजर करके दवाइयाँ दे रहे हैं कि आपको ये वाला डोज इतना लेना है, इस टाइम पर लेना है, और आपको उसके बाद फॉलो अप पे बुला रहे हैं जस्ट टू सी दैट मेडिसिन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है. सो आई थिंक मेंटल हेल्थ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट. वन हैज़ टू ट्रस्ट द ट्रीटिंग टीम. इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट योर डॉक्टर then how would you get well? The next is social media has created both awareness and pressure for mental health among today's youth. This happens. This is the truth. Okay. Unaddressed mental health issues in childhood often show up later in adulthood as relationship or work challenges. Unaddressed mental health issues जो हम address नहीं करते वो adulthood में show कर और relationship और work में show करते. Yes. Truth. Okay. Girls are more emotional, so they face more mental health problems than boys. True. Okay. They express more, definitely. Men also go through. So this is a mixed thing. I would not say just yes or no. But yes, because female का emotional labor ज़्यादा है, तो उनका एंजाइटी स्पेक्ट्रम, क्लिनिकल डिप्रेशन, सोमेटाइजेशन भी ज़्यादा है. Okay. Talking about anxiety or depression will only make it worse. All the time, yes. So there has to be a time when I sit with my emotions, go through them, experience them, understand them, reflect on them. Then after some time I need to get up from there and do other things. Okay. If I keep experiencing them, then that will become my whole life. I'll keep living that then all the time. Okay. Eating junk food can make your mental health worse. Yes. Okay. Thank you so much, Dipali. Before going, I would request you to tell your experience in the camera. How did you feel coming here? And please request everybody to subscribe to our channel. So thank you so much, and it was a beautiful experience that I had here. She had very creative questions, such a young Gen Z, and I really loved to be here with her, and I spoke about a lot of things, and I think people would connect with what we spoke about. I would request you to subscribe to her channel, Palak Vij Podcast. It's okay to not to be okay. Thank you.